नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस्तीफे के बाद धर्मेंद्र प्रधान की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। 10 साल में 20 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ है। शिक्षा सुधारों पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। युवाओं के भविष्य को सबसे अहम मुद्दा उन्होंने बताया। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार सार्वजनिक मंच से अपनी प्रतिक्रिया दी है। हाल ही में हुए चर्चित जंतर मंतर पर विरोध और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवालों के बीच उनका यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में लगभग 20 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ है और इन करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को लगातार बदलती जरूरतों के अनुरूप मजबूत और आधुनिक बनाना समय की मांग है। प्रधान ने अपने कार्यकाल के दौरान नई शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। वहीं विपक्ष और छात्र संगठनों की तरफ से परीक्षा प्रणाली, भर्ती प्रक्रियाओं और शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवाल के बीच उनके बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस्तीफे के बाद पहली बार सामने आए धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं की आशंकाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखकर फैसले लिए जाने चाहिए। पर ज्यादा चर्चा के लिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को। अमित जी, धर्मेंद्र प्रधान की पहली प्रतिक्रिया इस्तीफा देने के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने शिक्षा नीति को सबसे महत्वपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य सुधारने के लिए शिक्षा सुधारों की बेहद आवश्यकता यहां पर है और युवाओं के भविष्य को उन्होंने सबसे अहम मुद्दा यहां पर करार दिया है। कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? देखिए, देर आए दुरुस्त आए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो आरोप लगाने का मेन रीजन ही यही है कि उन्होंने शिक्षा की पॉलिसी में बहुत ज्यादा सुधार किए हैं जी। ठीक है, उन्होंने वो रट्टा बेस से निकाल के लोगों को एक्सपेरिमेंटल बेस करने की तैयारी कराई है और जो गलत इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा था उससे बाहर निकाला गया है। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे नहीं है। ये तो वो प्रॉब्लम है जो अपोजिशन को हजम नहीं हो रही है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बीजेपी वालों ने अपने आप को साबित किया है कि वो ईमानदार लोग हैं। उनसे गलती होने से पहले माफी मांग लेंगे। मैं कुछ एग्जांपल आपको गिना देता हूँ। 1991 में जब हवाला कांड हुआ था तो उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आया था जय डायरी में। उन्होंने रिजाइन कर दिया था और बोला था जब तक मैं आरोप से मुक्त नहीं हो जाता तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ठीक है, उसके बाद बंगारू लक्ष्मण वाला कांड याद होगा सबको, जिन्होंने कैमरे पे घूस लिया था। आज तक उनका नाम कोई नहीं जानता, बीजेपी में कहां चले गए। येदुरप्पा जी हो, जितने लोग हैं बीजेपी में आरोप लगाने की लोग रिजाइन कर देते थे। ठीक है, इसके लिए लोगों ने बीजेपी को सत्ता में बैठाया था। लेकिन आज की प्रॉब्लम यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जब से हुए हैं, भले ही उन्होंने एजुकेशन नीति पे काम किया है, शिक्षा पे काम किया है, एग्जाम करवाए हैं, लेकिन आप 2014 से लेकर अगर 2026 तक का रिकॉर्ड देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें करीब 75 बारी, छोटे बड़े मिला के 75 बारी पेपर लीक हो चुके हैं जी। और 75 बार पेपर लीक होने के बाद कार्रवाई हुई है, लोग अरेस्ट हुए हैं, सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा तब आया है। मैं ज्यादा पॉलिटिकल मैं बोलना चाहूंगा कि मोदी जी ने बड़ी गेम खेली है एक छोटे से इस्तीफे के लिए। उन्होंने बहुत ज्यादा कीमत वसूल कर ली अपोजिशन से, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा लेट से दिया। तो जो मोरल ग्राउंड है उसके बिहाफ पे धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा तुरंत देना चाहिए था। लेकिन वो बात नहीं। हमारे देश का अपोजिशन जो है वो ये मानता है कि वो सेमलेस है। उनके लिए इज्जत आनी जानी चीज है, बंदे को पॉलिटिक्स में बना होना चाहिए। आप अरविंद केजरीवाल जी का उदाहरण ले लीजिए, वो जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। आप अभी छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लीजिए, वहां पे एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो इस्तीफा तो छोड़ो, बच्चों के 99% आने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये सब बातें केवल बीजेपी के लिए अलाउ की जाती है। हमारे अपोजिशन को पूरा अधिकार है, वो करप्शन करे, वो झूठ बोले, वो चोरी करे, वो पेपर लीक करे, इससे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बीजेपी ने आपको इस काबिल बनाया है कि उनसे गलती होगी तो वो माफी मांगेंगे, अपोजिशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो कहा है वो लेट आए, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमित जी, एक तरफ जैसे कि आपने कहा कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी को यहाँ पर समझकर इस्तीफा देना ठीक डिसीजन है, लेकिन दूसरी तरफ क्या इस्तीफे से ही समस्या का समाधान यहाँ पर निकल सकता है? क्योंकि
आपने देखा कि जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन हुआ जिसमें शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि रांची में भी लगातार जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष जो है वो संसद के बाहर और संसद के अंदर दोनों जगह पर प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। सरकार को कई मामलों में घेरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और अब एक के बाद एक इस्तीफों की मांग होने लगी है। ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर सरकार के सामने है और एक बड़ी चुनौती भी, क्योंकि विपक्ष भी लगातार अब कभी गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, कभी किसी और डिपार्टमेंट के मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। तो ऐसे तो हर बार इस तरीके का प्रदर्शन शुरू होगा और हर बार इस तरीके के इस्तीफे की मांग की जाएगी। देखिए सर, ऐसा है कि इस्तीफे की मांग की जा रही है, उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी वाले इस्तीफा देते हैं इसलिए ना मांग की जा रही है। मैंने आपको बताया कि उनका हाई मोरल की नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे अपोजिशन के लिए ये सब बातें नहीं होती है। केजरीवाल जो इस्तीफा मांग रहे हैं वो जेल में जाके बोलते हैं मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो ऐसे सेमलेस लोगों से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छी बात करेंगे। अब मैंने एक बात बोली थी, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था, कि जैसे मैंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा था वो बीजेपी वो अपोजिशन को बहुत महंगा पड़ा। बड़े गौर से सुनिएगा जी। राहुल गांधी जी को पुलिस वाला घसीटता हुआ ले गया अपने पास से, घसीटते हुए ले गया है और वो बोल रहे हैं कि हमारे कान में बोल रहा है कि हमको बोल रहा है सरकार को हटाओ। एक बात बताइए, जिस इंसान का पुलिस वाला जिसके घर वालों से लोग बात नहीं कर सकते थे उसको उठा के जेल में डाल दिया, ठीक है, और वहां पे ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो इससे बड़ी कीमत अखिलेश यादव जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, सबको पुलिस वालों ने उठा के भर के जेल में डाल दिया और लेके चले गए, कुछ नहीं। एक बात बताइए, इससे ज्यादा कीमत क्या वसूलेंगे वो? तो ये बात लोगों को नहीं समझ में आ रही है। अपोजिशन ये बात अपोजिशन को नहीं समझ में आई है, लोगों को नहीं समझ में आ रही। जनता तो समझ रही है ना कि पुलिस वाला उनको कॉलर पकड़ के उठा के बस में बैठा रहा है, एक देश का जो प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, तो इतनी बड़ी कीमत कौन वसूल करता है? तो हमारे देश का अपोजिशन जो है वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन जनता समझदार है, वो समझ रही है कि क्या कीमत चुका रहे हैं ये लोग। तो हमारे देश के अपोजिशन से इस बात की चिंता मत करिए कि वो क्या करेंगे, वो लोग जेल में जाके भी इस्तीफा नहीं देंगे और यहाँ आरोप लगा नहीं कि इस्तीफा दे दीजिए। ये प्रॉब्लम चल रही है, जिसके नाते इस देश की जनता समझ गई कि अपोजिशन केवल हल्ला कर सकता है और ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। 75 सालों में आज तक भारत में कोई भी बिल पास हुआ है तो वो कभी संसद में चर्चा नहीं होने पाई। वो आज तक का रिकॉर्ड है कि ये लोग मिलजुल के हमारा काट रहे हैं। जितने बिल आएंगे वो पास कर दिए जाएंगे, अपोजिशन वॉकआउट कर जाएगा ताकि 2/3 बहुमत हो जाए और सारा कुछ हो जाए। केवल हंगामा करने के लिए दिखाया जाता। आज तक कोई बिल पे चर्चा हुई है तो बता दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो धर्मेंद्र प्रधान की पहली प्रतिक्रिया इस्तीफे के बाद सामने आई है। 10 साल में 20 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ है, ये बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा सुधारों पर लगातार काम किया जा रहा है। युवाओं के भविष्य को उन्होंने सबसे अहम मुद्दा करार दिया। वहीं भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति, उभरती तकनीकों और आर्थिक सहयोग जैसे अहम मुद्दे शामिल रहे। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत और अमेरिका के बीच सहयोग सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्थिरता और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी और जेडी वेंस ने भारत अमेरिका संबंधों में जारी सकारात्मक प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और भविष्य में भी उच्च स्तरीय संवाद बनाए रखने पर जोर दिया। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब दोनों देश व्यापार, तकनीक, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस संवाद से दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीक सहयोग को नई गति मिलेगी और साझेदारी और अधिक मजबूत होगी। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई एक बार फिर चर्चाओं में है। हाल के दिनों में उनकी सेहत को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, खासकर ईरान इजराइल तनाव के बीच उनके लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आने के कारण। इस बीच ईरानी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें खामेनेई दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो
को उनकी सेहत को लेकर फैल रही अफवाहों का जवाब माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ विदेशी मीडिया संस्थानों ने दावा किया है कि खामेनेई गंभीर रूप से बीमार हैं या सार्वजनिक जीवन से दूर हैं, लेकिन ईरान ने वीडियो जारी कर इन दावों को खारिज करने की कोशिश की है। हालांकि वीडियो की रिकॉर्डिंग की तारीख सार्वजनिक नहीं की गई है। मोजतबा खामेनेई मार्च 2026 में अपने पिता अली खामेनेई के निधन के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता बने थे। तब से उनकी सार्वजनिक मौजूदगी बेहद सीमित रही है, जिससे उनकी सेहत और नेतृत्व को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा कारणों से उनकी सार्वजनिक गतिविधियां सीमित रखी गई हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस की 101वीं वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर काकोरी स्मृति स्थल पर पहुंचकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, युवा, सामाजिक संगठन और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा अध्याय है जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लिहड़ी और ठाकुर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनका संघर्ष आज भी युवाओं को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों और राष्ट्रगान से पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में युवाओं को देश के गौरवशाली इतिहास से जोड़ना और राष्ट्र प्रथम की भावना को मजबूत करना बेहद जरूरी है। इस आयोजन के जरिए काकोरी के वीर क्रांतिकारियों को नमन करते हुए उनके बलिदान को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। तिरंगा यात्रा शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, अन्य पदाधिकारीगण और हजारों की संख्या में उपस्थित भारत की ऊर्जा के प्रतीक मेरे सभी युवा साथियों, आज काकोरी ट्रेन एक्शन की 101वां पावन पर्व भी है और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश के अंदर देश के महान क्रांतिकारियों, झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बड़ी संख्या में छात्र पिछले कई दिनों से धरना और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आंदोलनकारी छात्रों का आरोप है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कई स्तरों पर अनियमितताएं हुई हैं। इस बीच आज सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच एक बार फिर अहम वार्ता होने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर गठित मंत्रियों की समिति दोपहर में छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी। इससे पहले भी कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी ठोस नतीजे पर सहमति नहीं बन पाई है। छात्रों की प्रमुख मांगों में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करना, जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती प्रक्रियाओं की सीबीआई जांच कराना, परीक्षाओं की ओएमआर शीट सार्वजनिक करना और भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी करना शामिल है। छात्र चयन प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लिया जा रहा है और समाधान निकालने की दिशा में प्रयास भी जारी है। अब सभी की निगाहें आज होने वाली वार्ता पर टिकी। वहीं मध्य प्रदेश को आज हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से 4 नई सीधी उड़ान सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। नई उड़ानों में भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता रूट शामिल हैं। इन सभी सेवाओं का संचालन एलायंस एयर द्वारा किया जाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि इन नई उड़ानों से मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की देश के प्रमुख शहरों से सीधी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। खासतौर पर विंध्य क्षेत्र को भोपाल से सीधा हवाई संपर्क मिलेगा, जबकि भोपाल पटना उड़ान से व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं रीवा और जबलपुर से कोलकाता की सीधी उड़ानें पूर्वी भारत से संपर्क को और बेहतर बनाएंगी। सरकार इन मांगों को
बढ़ावा देने के लिए सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत वित्तीय सहायता भी दे रहे हैं। लोगों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। राज्य में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का फैसला किया गया है, जो 11 अगस्त से लागू होगी। दूध उत्पादक और प्रोसेसर कल्याण संघ के अनुसार डीजल, पैकेजिंग, बिजली और परिवहन लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है। नई दरों के बाद गाय का दूध 60 रुपए से बढ़कर 62 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 76 रुपए से बढ़कर 78 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। इस फैसले का सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि दूध रोजमर्रा की जरूरत की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु में से एक है। राज्य में पहले से बढ़ती महंगाई के बीच दूध के दाम बढ़ने से घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। डेयरी संगठनों का कहना है कि बढ़ती लागत के कारण कीमतों में संशोधन जरूरी है, जबकि उपभोक्ता संगठनों ने इस बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। 11 अगस्त से नई दरें लागू होने के बाद महाराष्ट्र में लाखों परिवारों को दूध के लिए पहले से ज्यादा कीमत चुकानी होगी। प्रदेश के पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील के ट्रांस शारदा क्षेत्र में शारदा नदी का रौद्र रूप लोगों के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गया है। ग्राम हजारा में तेज भू कटान के चलते आधा दर्जन से अधिक किसानों की कई बीघा कृषि भूमि और लहलहाती गन्ने की फसल नदी में समा चुकी है। लगातार बढ़ते कटान से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस क्षेत्र में नदी तेजी से जमीन काट रही है, उसी इलाके में धनारा घाट पर शारदा नदी के ऊपर करोड़ों रुपए की लागत से बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण कार्य भी चल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार एक और क्षेत्र के विकास के लिए पुल का निर्माण करा रही है, लेकिन दूसरी ओर कटान रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो विकास से पहले विनाश की स्थिति पैदा हो सकती है। लोगों का दावा है कि अगर जल्द कटान रोधी कार्य शुरू नहीं हुआ तो हजारा, शास्त्री नगर, सिद्धनगर, भरजुनिया फार्म और भरतपुर जैसे कई गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से तत्काल तटबंध निर्माण, कटान रोकने के उपाय और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो करोड़ों की पुल परियोजना भी संकट में पड़ सकती है। ताला लगा है। चलो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद्र लाल है। जी, क्या समस्या क्या है आप लोगों को? समस्या हम लोगों की है कि इस समय नदी कटान कर रही है। पिछले साल भी नदी ने कटान किया था, ना उसका कोई मुआवजा मिला, ना कोई समझ लीजिए रोकथाम इसकी हुई, और अब कट रही है तो इसमें हम लोगों को गांव को खतरा है। गांव ही नहीं रहेगा, हम लोग बेघर हो जाएंगे। तो इसलिए इस कटान के लिए रोकने के लिए ये जियो बैग की व्यवस्था की जाए। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं। इस बार अभी तक कितने किसानों की जमीन कट गई है? इस बार अब की लगभग 8-10 किसानों की ज़मीनें कट चुकी हैं। जी, तो यहाँ आपके गांव की दूरी कितनी है? यहाँ से कुल 800 मीटर है। अगर इसकी रोकथाम नहीं होगी तो ये गांव को खतरा है? गांव को खतरा है, गांव कट जाएगा, हम लोगों के घर मकान बेघर हो जाएंगे हम लोग। और पुल को भी खतरा है, क्योंकि पुल जो बन रहा है वो उधर ही खड़ा रह जाएगा और नदी इधर से निकल जाएगी हजारा के गाँव होकर। जी, क्या नाम है आपका? राकेश यादव। कहाँ रहते हैं? हजारा ग्राम। ये जो अभी आप लोगों ने शारदा नदी किनारे विरोध प्रदर्शन किया है, ये क्यों किया है? क्या समस्या क्या है आप लोगों को? समस्या ये है, हम लोगों पिछली साल कटान हुआ, ज़मीनें कटी, करीब 200-250 एकड़ ज़मीनें पिछले साल भी कटी। कोई अधिकारी आते रहे, देख के चले गए, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। विधायक जी आए, कुछ नहीं हुआ। और इस साल भी कम से कम 20-25 एकड़ ज़मीन कट रही है। गन्ना खड़ी फसल आप देख रहे हैं, कटान हो रहा है। और ये कटान कब से शुरू हुई यहाँ पे? ये 5-6 दिन से कटान। 5-6 दिन से। तो आपका भी खेत कट गया है? जी, मेरा 1.5 एकड़ अभी गन्ना खड़ी फसल कटी है। गुरबचन सिंह का कटा है, कई हजारा ग्राम फार्म के ज़मीनें कटी हैं। पीछे भी कटा है कई लोगों का, राम भरोसे का और भी मतलब मेवाराम का। जी, तो क्या आप लोगों ने इसकी कुछ शिकायत अधिकारियों से की हो या फोन किया हो, किसी से संपर्क किया हो? तो शिकायत नहीं, अभी हम आपके चैनल के माध्यम से जनाना चाह रहे हैं और आगे प्रशासन के पास भी जाएंगे और अधिकारियों को भी अवगत कराएंगे। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं यहाँ जियो बैग द्वारा या कुछ भी तत्काल व्यवस्था हो जो कि हमारा ये कटान रुके। कोसोवो की संसद में उस समय हंगामा मच गया जब विपक्ष के एक सांसद ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती पर अंडे फेंक दिए। यह घटना संसद के विशेष सत्र के दौरान हुई, जिसके बाद सदन की कार्रवाई तत्काल स्थगित करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक विपक्षी सांसद टाइमे कादरी जॉय ने प्रधानमंत्री कुर्ती पर अंडे फेंकते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। बताया जा रहा है कि कुर्ती ने संसद में राजनीतिक गतिरोध खत्म करने और अन्य दलों से बातचीत के लिए और समय मांगा था, जिस पर विपक्ष भड़क गया। घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने सांसद को सदन से बाहर ले जाकर स्थिति को नियंत्रित किया। कोसोवो लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता गठन को लेकर गतिरोध का सामना कर रहा है। संसद में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है और इसे देश की राजनीतिक संकट की एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखा जा रहा है।
विपक्ष सरकार पर विफलता का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि राजनीतिक समाधान के लिए बातचीत जारी है। फुटबॉल जगत से एक बेहद भावुक खबर सामने आई है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर और विश्व कप विजेता कप्तान लियोनेल मेसी के पिता और लंबे समय तक उनके एजेंट रहे जॉर्ज मेसी का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। जॉर्ज मेसी पिछले कुछ समय से बीमारी से जूझ रहे थे और अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन की खबर सामने आते ही दुनिया भर के फुटबॉल क्लबों, खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने शोक व्यक्त किया है। जॉर्ज मेसी सिर्फ लियोनेल मेसी के पिता ही नहीं बल्कि उनके करियर के सबसे बड़े मार्गदर्शक भी थे। बचपन में मेसी की प्रतिभा को पहचानने से लेकर उन्हें बार्सिलोना पहुंचाने और उनके पेशेवर करियर को संभालने तक जॉर्ज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। फुटबॉल जगत में उन्हें मेसी की सफलता के पीछे एक मजबूत स्तंभ माना जाता है। अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन समेत कई बड़े क्लबों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। बताया जा रहा है कि लियोनेल मेसी अपने परिवार के साथ अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रोसारियो पहुंच रहे हैं। जॉर्ज मेसी का निधन मेसी परिवार और वैश्विक फुटबॉल जगत के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है। राजधानी दिल्ली में अगस्त महीने की बारिश ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त के शुरुआती दिनों में ही सामान्य से काफी अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जैसी समस्याएं देखने को मिली है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार मानसून दिल्ली एनसीआर में बेहद सक्रिय बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। हाल ही में राजधानी में एक दिन में करीब 98 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जो अगस्त के महीने में पिछले 2 वर्षों की सबसे अधिक दैनिक वर्षा बताई जा रही है। वहीं अगस्त के पहले सप्ताह में हुई भारी बारिश ने राजधानी को 16 वर्षों के सबसे ज़्यादा बारिश वाले शुरुआती अगस्त की सूची में शामिल कर दिया है। मौसम विभाग ने दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश, गरज चमक और तेज़ हवाओं की संभावना जताई है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित होने से परेशानी भी बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगस्त के बाकी दिनों में भी राजधानी में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा सकती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।